मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार, मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। और साथियों, हम आज चर्चा करने वाले हैं लोकपाल के बारे में। साथियों, लोकपाल से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या है लोकपाल, क्या कार्य करता है, किस प्रकार इसकी नियुक्ति होती है और भारत के अंदर लोकपाल कब आया, उन तमाम पहलुओं की चर्चा हम इस सेशन के माध्यम से करेंगे। इस प्रकार केंद्र सरकार में लोकपाल होता है, उसी प्रकार राज्यों के अंदर क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है, लोकायुक्त होता है। यह बात आप ध्यान में रखोगे। केंद्र में पूछे तो क्या बताना है, लोकपाल, और राज्य में पूछे तो क्या बताना है, लोकायुक्त बताना। क्या बताना है, लोकायुक्त। तो साथियों, 1890 में स्वीडन की एक संस्था थी ओबेड्समैन। ओबेड्समैन यह स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लोगों का प्रतिनिधित्व करना। क्या करना, लोगों का प्रतिनिधित्व करना। तो 1890 में स्वीडन की एक संस्था जिसका नाम है ओबेड्समैन, और स्वीडिश भाषा में इसका अर्थ होता है क्या करना, लोगों का प्रतिनिधित्व करना। अब साथियों, यानी काफी लंबे समय से चर्चा करते आ रहे थे कि भारत में भी एक लोकपाल का गठन हो, भारत में भी एक लोकपाल का गठन होना चाहिए। उसमें प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया और उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई और के अनुमंत थे। उन्होंने भी अनुशंसा की। वो अनुशंसा की थी 5 जनवरी 1966 को कि भारत के अंदर भी एक लोकपाल होना चाहिए। इस प्रकार केंद्र में लोकपाल होगा, उसी तर्ज पर राज्यों के अंदर लोकायुक्त होगा। यह अनुशंसा प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत किसने की, के हनुमंता और मोरारजी देसाई के द्वारा। वैसे राजस्थान में भी प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष थे हरीश चंद्र माथुर, उसके द्वारा भी कई बार अनुशंसा की गई। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए और फिर 2013 में लोकपाल विधेयक पारित होता है। लोकपाल विधेयक पारित होता है और 2014 में काम करना प्रभावी करता है। और फिर केंद्र में एम्बेड्समैन की तर्ज पे लोकपाल का गठन कर दिया गया और राज्यों में लोकायुक्त का गठन कर दिया गया। अब कैसा निकाय है तो बात करें, यानी ये परामर्शकारी निकाय है, केवल और केवल सलाह देता है। परामर्शकारी निकाय है, सलाहकारी निकाय है, यानी इसका संविधान में उल्लेख नहीं, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। साथियों, ये बात आप अच्छे ध्यान में रखोगे। कहाँ उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये कैसी संस्था है, सांविधिक संस्था है। इसका गठन बाद में किया गया, सांविधिक या परामर्शकारी संस्था है। अब इसका काम क्या है, यह केवल और केवल जांच करती है और जांच करने के बाद ये क्या देती है, सलाह देती है। सजा देने का काम साथियों इसका नहीं, सजा देने का काम साथियों इसका नहीं है। यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। सजा नहीं देती, क्या देती है, सलाह देती है। यानी जिस प्रकार माता पिता होते हैं वो केवल और केवल संतान को क्या करते हैं, सलाह देते हैं। और सलाह यानी तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कई बार पिताश्री हैं वो गुस्से में सलाह देते हैं, कई बार प्यार से सलाह देते हैं। तो यानी सजा देने का काम माता पिता का बहुत कम होता है, वो अपनी संतान को कभी देना नहीं चाहते। एक साथियों, दुनिया में एक माता पिता ही ऐसा होता है जो आपकी संतान को, आपकी मतलब अपनी संतान को वो अपने से भी बढ़कर देखना चाहता है। और इसीलिए कहते हैं कम से कम औरों के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए तो पढ़ाई करनी, अपने माँ बाप के लिए तो पढ़ाई करनी है। क्योंकि माँ बाप ही है वो एक ऐसी हस्ती है जो आपको बहुत आगे ले जाना चाहती है, बहुत आगे ले जाना चाहती है। माँ बाप ने जो अपनी आंखों में सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करना है। और वो पूरा किस प्रकार करोगे, पागलपन और जुनून के साथ पढ़ाई करनी है। अब यह कैसा निकाय है, तो बहु सदस्य निकाय।
बहुत सदस्य यानी बहुत सारे सदस्य हैं, और बहुत सारे सदस्यों में यानी 1+8 यानी टोटल कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। उसमें से 4 सदस्य होते हैं, वो कैसे होंगे? 4 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से जुड़े होंगे, और जो 4 सदस्य हैं वो प्रशासन से जुड़े या फिर कैसे व्यक्ति होंगे? प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। यह बात भी आप ध्यान में रखोगे। और एक अध्यक्ष होगा जिसको लोकपाल में क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। जो प्रथम सभापति थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे। प्रथम लोकपाल सभापति कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। ये भी आप ध्यान में रखो। अब टोटल 9 सदस्य होते हैं, जिसमें आधे सदस्य न्यायिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं और आधे सदस्य प्रतिष्ठित होते हैं, प्रशासन से जुड़े हुए सदस्य। और इसमें एक SC ST OBC के सदस्य आधे होने क्या है? अनिवार्य। आधे सदस्य किस? SC ST OBC, बाकी आधे सदस्य। ये बात भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। के लिए योग्यता की बात करें तो योग्यता वही योग्यता तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती है, वही योग्यता इनकी होनी चाहिए। और न्यूनतम एज की बात करें तो वो 45 साल। 45 साल इसकी न्यूनतम आयु है, वो क्या बन सकता है? लोकपाल बन सकता है। और इसके अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष की योग्यता होनी चाहिए। यह बात आप ध्यान में रखो। अब आप कहोगे नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति यानी एक पैनल बैठता है, और उस पैनल में 5 सदस्य होते हैं। इसमें से प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा प्रतिपक्ष का नेता होता है, और न्यायाधीश या न्यायाधीश द्वारा नामित सदस्य होते हैं, और एक कानूनविद होता है। ये 5 सदस्य जब परामर्श करके किसी का नाम नॉमिनेट करते हैं, इसको राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर उन्हीं की नियुक्ति करता है चयन समिति की सिफारिश पे। यानी नाम किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति के पास भेजे। फिर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। अगर कदाचार सिद्ध हो जाता है तो अगर 100 सदस्य लिख कर देते हैं कि यह कदाचार सिद्ध दोषी है, तो फिर उसको हटाया जाएगा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। कार्य की बात करें तो यानी इसके अंदर कई क्षेत्राधिकार आते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के अंतरिक्ष से संबंधित क्षेत्राधिकार, विदेश से संबंधित क्षेत्राधिकार, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, आंतरिक हो चाहे बाह्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, उसकी जांच भी कौन करता है? लोकपाल करता है। कौन करता है? लोकपाल। या वर्तमान सांसद से रिलेटेड कोई बात हो, या पूर्व सांसद से रिलेटेड कोई जांच हो, या वर्तमान मंत्री से रिलेटेड कोई जांच हो, या पूर्व मंत्री से रिलेटेड कोई जांच हो, तो उन मुद्दे की जांच कौन करता है? लोकपाल करता है। क्या देता है? सलाह देता है। अगर मान लीजिए इस दौरान अगर किसी ने झूठी खबर दे दी तो उसके लिए 1,00,000 रुपया जुर्माना व 1 साल की सजा भी कौन? लोकपाल देता। हेडिंग डालेंगे लोकपाल, हेडिंग रहेगी हमारी लोकपाल। लोकपाल। शुरुआत इतिहास की बात करें तो यानी 1890 में स्वीडन में ओबेट्समैन संस्था की स्थापना हुई। 1890 में स्वीडन में संस्था का गठन
ओबेट्समैन किस भाषा का शब्द है? ओबेट्समैन स्वीडिश भाषा का शब्द है। स्वीडिश भाषा का शब्द है। इसका अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या होता है? प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व करना। और भारत में लोकपाल सबसे पहले अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी। वो की गई थी 5 जनवरी 1966 को। भारत में 5 जनवरी 1966 को प्रशासनिक सुधार आयोग प्रशासनिक सुधार आयोग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी 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 देसाई के हनुमंत के मंथे के द्वारा लोकपाल व लोकायुक्त के गठन की बात की गई। की अनुशंसा की गई। तो भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई व के हनुमंत था। उन्होंने अनुशंसा की कि भारत के अंदर भी लोकपाल व राज्यों के अंदर लोकायुक्त होना चाहिए। अब लंबा समय बीतता गया फिर क्या होता है? 2013 में लोकपाल विधेयक पारित होता है और प्रभावी होता है। प्रभावी कब होता है? 2014 में, जनवरी 2014 में प्रभावी होता है, काम करना प्रारंभ करता है। कौन? लोकपाल। अब अपन बात करते हैं ये कैसी निकाय है। तो यह सांविधिक व परामर्शकारी संस्था है। सांविधिक व परामर्शकारी संस्था। उससे पहले एक लाइन लिख लेते हैं। लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमारे जोधपुर के कानूनविद थे एमएल सिंघवी के द्वारा संसद में सबसे पहले लोकपाल शब्द का
क्या किया गया, लोकपाल शब्द का नाम है वो सबसे पहले संसद के अंदर पुकारा था। एमएल सिंधवी, जो कहाँ के वकील, जोधपुर के जाने माने वकील एमएल सिंधवी साहब, इन्होंने क्या किया था, संसद में सबसे पहले लोकपाल शब्द के बारे में बताया कि इस प्रकार लोकपाल जैसी कोई संस्था होती है वो इस प्रकार क्या करती है, कार्य करती है। ये किसके द्वारा बताया गया था, तो ये किसके द्वारा बताया गया था, एमएल सिंधवी के द्वारा बताया गया। ये बात आप ध्यान में रखो। तो लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे, एमएल सिंधवी। लोकपाल शब्द सर्वप्रथम लोकपाल शब्द संसद में कौन थे, एमएल जोधपुर के कानूनविद थे। जोधपुर के क्या थे, कानूनविद। यानी कानून के जानकार थे। अब ये कैसी संस्था है, ये संस्था की बात करें, आविधिक आविधिक परामर्शकारी संस्था। परामर्श जांच करके क्या देती है, सलाह देती है, जांच करके सलाह देती है। केवल लिख लो, केवल जांच करके सलाह देती है कि सजा। तो कैसी संस्था है, सांविधिक संस्था है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से लोकपाल संस्था है, सांविधिक है, वैधानिक है, संवैधानिक है, तो कैसी संस्था है, सांविधिक कह दो, परामर्शकारी कह दो, वैधानिक कह दो, एक ही बात है। यानी ये कैसी संस्था है, सांविधिक व परामर्शकारी संस्था। कैसी संस्था है, सांविधिक व परामर्शकारी संस्था है। वो केवल और केवल क्या करती है, परामर्श देती है, जांच करके सलाह देती है, परामर्श देती है। बाकी क्या नहीं करती, सजा नहीं देती। क्या नहीं करती, सजा नहीं देती। तो यह कैसी संस्था है, सांविधिक संस्था है। अब अपन बात करते हैं यह निकाय कैसा निकाय है, बहुसदस्य निकाय। निकाय की बात करें तो बहुसदस्य निकाय है। बहुसदस्य निकाय है। बहुसदस्य में कितने सदस्य होते हैं, 1+8 यानी कुल 9। और एक इसको क्या बोलते हैं, सभापति या अध्यक्ष, सभापति होता है। और 8 अन्य सदस्य, 8 अन्य सदस्य होते। इनमें से 4 न्यायिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, 4 न्यायिक क्षेत्र से, और +4 प्रशासन से, यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति।
कैसा निकाय है? बहुसदस्य निकाय है, जिसमें 1+8 कुल 9 सदस्य होते हैं, एक सभापति होता है और 8 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें 4 सदस्य है वो न्यायिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं और 4 सदस्य किससे जुड़े होते हैं? प्रशासन या प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इनकी योग्यता क्या है? योग्यता 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 क्या होनी चाहिए? वही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है वही योग्यता होनी चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय के समकक्ष न्यायाधीश के समकक्ष इनकी योग्यता होनी चाहिए, या फिर उच्चतम न्यायालय का रिटायरमेंट न्यायाधीश इनका क्या होगा? सभापति होगा। ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। तो वैसे इनकी योग्यता का उल्लेख नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होनी चाहिए। प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। प्रतिष्ठित कैसा व्यक्ति? प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 45 वर्ष। न्यूनतम आयु 45 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 45 वर्ष होनी चाहिए। यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 45 वर्ष। और यह भी आप ध्यान में रखना, जो आधे सदस्य होते हैं वो कम से कम आधे सदस्य किससे होने चाहिए? SC ST OBC व महिलाएं होंगी। आधे सदस्य नोट लगा के लिख लो। कम से कम आधे सदस्य कम से कम आधे सदस्य SC ST व OBC एवं महिलाएं होंगी। ये शर्त है, कम से कम आधे सदस्य SC ST OBC क्षेत्र से होंगे। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। अब बात करते हैं इनकी नियुक्ति की। तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चाहे सभापति की नियुक्ति हो या फिर इनके सदस्यों की नियुक्ति हो, तो वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसके द्वारा की जाती है। तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति नियुक्ति चयन समिति करती है। नियुक्ति चयन समिति नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सदस्य हो या सभापति हो, राष्ट्रपति। और चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 5। इसमें एक होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। PM। नंबर 2 लोकसभा अध्यक्ष। प्रतिपक्ष नेता लोकसभा का। प्रतिपक्ष नेता लोकसभा का।
नंबर 4, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश द्वारा नामित व्यक्ति। मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश व न्यायाधीश द्वारा नामित व्यक्ति। न्यायाधीश द्वारा नामित व्यक्ति। और तो पांचवा कौन होगा? कानून का जानकार। कौन होगा? कानून का जानकार, विधि विशेषज्ञ। यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। अब त्यागपत्र भी किसको देता है? त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। त्यागपत्र शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। शपथ त्यागपत्र है ना, शपथ राष्ट्रपति। त्यागपत्र भी किसको? राष्ट्रपति। और हटाएगा भी कौन? यानी कदाचार में अगर दोषी पाया जाता है तो 100 सदस्य हस्ताक्षर करके क्या करते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं और फिर राष्ट्रपति क्या करता है? इसको हटाता है। तो हटाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का। और इसके चलते यानी हटाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रकार अपन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी प्रकार किसको हटाया जाता है? लोकपाल को हटाया जाता है, ना? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष न्यायाधीश के समकक्ष कम से कम 2 सांसद अगर हस्ताक्षर करते हैं, तब कदाचार में अगर लिप्त पाया जाता है तो कम से कम 100 सांसद है वो हस्ताक्षर करते हैं। और इनके हटाने की प्रोसेस वही है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती है। और इसी प्रकार राज्य में लोकायुक्त होता है, उसके हटाने की प्रोसेस कैसी होगी? यानी यहाँ पे केंद्र में सुप्रीम कोर्ट, तो वहां पे कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट के समकक्ष जो न्यायाधीश हटाया जाता है, उसी प्रकार लोकायुक्त को हटाया जाता है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार इसको हटाया जाता है, लोकपाल को हटाया जाता है। यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। अब अपन बात करते हैं कि इनका वेतन। तो वेतन यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है, वही लोकपाल का होता है, वही लोकपाल का होता है। तो आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000 रुपये। और अन्य न्यायाधीश की बात करें तो 2,50,000 रुपये। तो मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष वेतन होता है लोकपाल का, और अन्य सदस्यों का वेतन होता है जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उसके समकक्ष। तो वेतन वेतन में भी 2 कैटेगरी, लोकपाल, सॉरी सभापति लिख लो, सभापति और सदस्य। तो कितना होता है? 2,80,000। और इनका होता है 2,50,000। सेम
इनके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान और इनका अन्य न्यायाधीश के समान, सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके समान इनके वेतन होते हैं। अब अपन बात करते हैं लोकपाल का क्षेत्राधिकार। लोकपाल का क्षेत्राधिकार, लोकपाल का क्षेत्राधिकार, तो हेडिंग डालोगे लोकपाल का क्षेत्राधिकार। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नंबर 1 प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के प्रतिबंधित क्षेत्र, प्रधानमंत्री के भी कौन से क्षेत्र? प्रतिबंधित क्षेत्र। अब आप कहोगे प्रतिबंधित क्षेत्र ये कौन से क्षेत्र? तो प्रधानमंत्री के प्रतिबंधित क्षेत्र हैं नंबर 1 अंतरिक्ष क्षेत्र, नंबर 1 यहाँ लिख लेते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्षेत्र। नंबर 2 परमाणु क्षेत्र, नंबर 2 विदेशी संबंध, सॉरी 3, नंबर 3 विदेशी संबंध, नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय संबंध, नंबर 5 देश की सुरक्षा का देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ आंतरिक व कौन सा मामला? आंतरिक व बाह्य दोनों, आंतरिक व बाह्य, यानी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, चाहे वो आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, इन जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के दायरे किस में आते हैं? प्रधानमंत्री के प्रतिबंध क्षेत्र में आते हैं। और इनकी जांच कौन करेगा? अगर इनसे रिलेटेड कोई दिक्कत है, समस्या है, तो इनकी जांच कौन करेगा? यानी ये क्षेत्र हैं अगर संदेह के दायरे में आ रहे हैं तो इनकी जांच कौन करेगा? लोकपाल करेगा। कौन करेगा? लोकपाल करेगा। और ये क्षेत्र इसके अंडर में आते हैं, प्रधानमंत्री जी अंडर में आते हैं, जिसको प्रतिबंधित क्षेत्र। नंबर 2 इसकी जांच करेगा पूर्व सांसद व वर्तमान सांसद। पूर्व सांसद व वर्तमान सांसद का क्षेत्र है वो किसके अंडर में आता है? लोकपाल के क्षेत्र। नंबर 3 पूर्व मंत्री हो या वर्तमान मंत्री हो, पद ये भी किसके क्षेत्र में आते हैं? तो लोकपाल के क्षेत्र में आते हैं। इसके क्षेत्र में आते हैं, लोकपाल के क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे जरूरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है? प्रधानमंत्री का क्षेत्र कौन कौन सा है? चाहे वो अंतरिक्ष से जुड़ा मामला हो, चाहे वो परमाणु से जुड़ा मामला हो, और चाहे वो मामला अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा मामला हो, चाहे देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, उनकी जांच कौन करेगा? लोकपाल करेगा। कौन करेगा? लोकपाल करेगा। ये बात आप
अच्छे तरीके से ध्यान में रखो। अब समस्त जो पूर्व सांसद व वर्तमान सांसद है उनकी जांच भी कौन करता है? लोकपाल करता है। और समस्त पूर्व मंत्री हो या वर्तमान मंत्री हो उनकी जांच भी कौन करता है? लोकपाल करता है। कौन करता है? लोकपाल करता है। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। क्या करोगे? अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। और अगर मान ले इसकी कोई झूठी अफवाह फैला दे कि फला व्यक्ति ने, फला सांसद ने, फला मंत्री ने इस प्रकार का काम किया है, और फिर वो लोकपाल जांच करता है, अगर लोकपाल जांच करने के बाद अगर वह खबर है, वो न्यूज है, अगर झूठी साबित हो जाती है तो उसके लिए फिर कितना जुर्माना लगता है? 1 लाख रुपया जुर्माना या फिर 1 साल की सजा। 1 लाख रुपया जुर्माना या फिर 1 साल की सजा कौन देता है? लोकपाल देता है। और अगर मामला गंभीर है, सॉरी, अगर मामला सामान्य है तो उसकी जांच 3 महीनों में की जाएगी। अगर मामला गंभीर है तो उसकी जांच 6 महीनों के अंदर की जाएगी। अगर मामला बहुत गंभीर है तो उसकी जांच कितने महीनों के अंदर हो जानी चाहिए? 12 महीनों के अंदर हो जानी चाहिए। यह बात वर्बली बोल दी है मैंने, आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। तो जुर्माना यानी अगर झूठी खबर देता है, भ्रामक शिकायत करता है, तो उसके लिए कितना जुर्माना है? 1 लाख या 1 साल की सजा। अगर शिकायत सामान्य है उसकी जांच 3 महीनों में, अगर गंभीर है तो उसकी जांच 6 महीनों में, अगर उससे भी गंभीर है तो उसकी जांच 12 महीनों के अंदर क्या करनी है? क्लियर करनी है। यह काम किसका होता है? लोकपाल का होता है। और दीवानी मामले से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं उन शक्तियों के समान ही किसको शक्तियां प्राप्त है? लोकपाल को प्राप्त है। यह बात भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। तो यह था अपना लोकपाल। तो लोकपाल यानी सबसे पहले स्वीडन देश में आया था, अम्बेड्समैन संस्था की तर्ज पे केंद्र में लोकपाल का गठन किया गया, और फिर इनका बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। उसमें यह रखा गया कि इसके अंदर 8+1 सदस्य होगा, और इस प्रकार इनकी योग्यता होगी, और इस प्रकार यह देश के अंदर काम करेगा। तो लोकपाल, अम्बेड्समैन संस्था की तर्ज पे केंद्र में लोकपाल। और कल हम चर्चा करेंगे राज्यों की तर्ज पे, अम्बेड्समैन की तर्ज पे ही राज्यों के अंदर लोकायुक्त। और फिर मिलेंगे अपने लोकायुक्त के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।